भारतीय इतिहास में 19वीं सेंचुरी के अंतिम दौर में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच पुनः दूसरा बार संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई, जिसे हम लोग सेकेंड एंग्लो अफगान वार के नाम से जानते हैं। यह युद्ध 1878 टू 1880 की अवधि में हुआ था। और जब हम इस युद्ध के पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तब मुख्य रूप से यह जाना जाता है, देखा जाता है कि भारत में लॉर्ड एलिनबरा ने अफगानी मामलों के बारे में जिस तरह से अब नीति का अवलंबन किया था लॉर्ड ऑकलैंड के पश्चात, वह कालांतर में लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक चलता रहा। लेकिन जब 1876 में लॉर्ड लिटन ने भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को स्वीकार किया, तो उन्होंने बहुत दिनों के पश्चात अफगानिस्तान के मामले में जो नीति अब तक चली आ रही थी, उसमें उन्होंने एक परिवर्तन करने का प्रयास किया। वे डिजरेली की सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए थे। इस वजह से लॉर्ड लिटन ने एक उत्साहपूर्ण विदेश नीति का अवलंबन किया तथा गौरवपूर्ण पार्थक्य की नीति हम उसे कह सकते हैं। उन्होंने भारत की वैज्ञानिक सीमा को भी प्राप्त करने का प्रयास किया और अपने सीमावर्ती अफगानिस्तान में कंपनी का या ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। अब कंपनी की बात नहीं रही थी, क्योंकि 1857 की क्रांति जो भारत में हुई वह भले ही असफल रही, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ था। इसी वजह से जो गवर्नर जनरल भारत में अपॉइंट किए जाते थे, उनको अब एक नया पदनाम लॉर्ड कैनिंग के समय से शुरू किया गया था, वायसराय, यानी ब्रिटिश क्राउन का वायसराय। यानी लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय के रूप में 1876 में आए और इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को, सीमा के प्रभाव क्षेत्र को अफगानिस्तान तक बनाए रखने की कोशिश की, गुंजाइश की, और इसके लिए उन्होंने कालांतर में प्रयास किया। इसके अलावे एक बात पर और हमारा ध्यान जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जिस तरह से रसिया एशिया में और यूरोप में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसको रोकने का प्रयास भी अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। और लॉर्ड लिटन को ऐसा ही आदेश देकर भेजा गया था कि वह अब अफगानिस्तान को लेकर एक निश्चित, समानांतर और व्यवहारिक संधि करे, क्योंकि 1839 टू 42 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों को बैकफुट में आना पड़ा था। लेकिन पुनः लॉर्ड लिटन के शासन काल में अंग्रेज अफगानी मामलों को लेकर फ्रंट फुट में आने का प्रयास करने लगे। उन्होंने यह कहा कि हम अफगानिस्तान के अमीर के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके बदले में वह काबुल में अंग्रेज रेजिडेंट को रखना स्वीकार करे। जब से अंग्रेजों ने भारत में वेलेजली के समय से 1798 टू 1805 सहायक संधि की नीति का पालन किया, तब उन्होंने उन राज्यों में जिनके साथ उनके संबंध रहे या उन्होंने स्थापित किए, वहां पर राजधानी टाउन में उन्होंने अंग्रेज रेजिडेंट को रखा। सैद्धांतिक तौर पर यह कहा जाता था कि रेजिडेंट आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमने ऐसा पाया कि रेजिडेंट ने आंतरिक मामलों में दखल दिया। वे यह भी चाहते थे
कि काबुल में या अफगानिस्तान में जो रेजिडेंट रहे उसको अफगानी लोग स्वीकार करें, और वे अवसर की तलाश में थे लॉर्ड लिटन कि कब वो अफगानिस्तान के मामले में अपनी नीति की शुरुआत करें। उनको एक अवसर मिला भी जब 1877 में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए एक बड़े दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड लिटन ने यह घोषित किया कि हम एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजेंगे, और इसके लिए उन्होंने सर लुईस पैली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल का गठन किया, जिसके बारे में यह कहा गया कि यह शिष्टमंडल अफगानिस्तान वार्ता के लिए जाएगा। लेकिन तत्कालीन समय में अफगानिस्तान के अमीर शेर अली ने इस शिष्टमंडल को अस्वीकार कर दिया, और इसके पीछे शेर अली ने कुछ कारण भी सुझाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि 1873 में शिमला के कॉन्फ्रेंस में हमारे और अंग्रेजों के बीच काफी डिबेट हो चुका है, काफी बातचीत हो चुकी है, तो अब शिष्टमंडल की क्या जरूरत है। और शेर अली का यह भी कहना था कि अगर हम अंग्रेजी शिष्टमंडल को अनुमति दे देते हैं तो फिर रूस भी ऐसा डिमांड कर सकता है, हम किसको अप्रसन्न करेंगे। इसलिए उन्होंने इस शिष्टमंडल को अस्वीकार किया। इसके पीछे एक कारण और भी परिलक्षित होता है, वह यह कि अगर अंग्रेजी शिष्टमंडल अफगानिस्तान जाता तो अफगानी लोग बड़े स्वाभिमानी लोग थे, वे इस शिष्टमंडल को स्वीकार करने का पक्ष कभी भी नहीं लेते, और अफगानिस्तान और तत्कालीन समय के ब्रिटिश भारत के बीच जिस प्रकार के भी संबंध थे उससे और खराब संबंध होने के आसार थे। इस तरह इन तर्कों के आधार पर शेर अली ने अंग्रेज शिष्टमंडल को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वह इंग्लैंड और रसिया दोनों को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, लेकिन दोनों को अपने से दूर वह रखना चाहता था। लिटन को जब यह ज्ञात हुआ कि अफगानिस्तान का अमीर शेर अली हमारे शिष्टमंडल को अस्वीकार करने की बात कहता है, तो उसे ऐसा लगा कि शेर अली के द्वारा अंग्रेजों का उपेक्षा किया जा रहा है या उनका अपमान किया जा रहा है। इसलिए अब उसने एक प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा अफगानियों को धमकाने की नीति का अवलंबन किया, और जो काबुल में ब्रिटिश सरकार के मुसलमान एजेंट थे उनको उसने एक पत्र लिखा और कहा कि शेर अली को जाकर यह सूचित कर देना कि रूस और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच अफगानिस्तान की स्थिति लोहे के दो बर्तनों के बीच एक मिट्टी के मर्तबान के समान है, जिसे जब चाहेंगे हम तोड़ डालेंगे या टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे या पीस डालेंगे। इस तरह शेर अली को यह वार्निंग दिया गया, चेतावनी दी गई कि अगर शेर अली अंग्रेजों का मित्र रहेगा तो उसके चारों ओर एक सुरक्षा की दीवार अंग्रेज बनाकर उसे घेर देंगे, उसे सुरक्षित कर देंगे, और अगर वह अंग्रेजों का शत्रु बना तो उसे सरकंडे के समान तोड़ देंगे। यानी दोनों पक्षों पर उसने प्रकाश डाला, और एक प्रकार से हम इसको कहेंगे धमकी उन्होंने शेर अली को दी, और यह बताया कि मित्र बनना तो क्या लाभ है और दुश्मनी लेना तो क्या नुकसान तुम्हें उठाना पड़ता है। इसी मध्य रसिया और टर्की का युद्ध, जो कि 1877-78 की अवधि में हुआ था, उसमें टर्की को रसिया ने परास्त कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, टर्की एम्पायर ने विस्तार तो किया, लेकिन बाद में इसका डाउनफॉल होने लगा,
इसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा और एक कमजोर राष्ट्र के रूप में वह जाना जाने लगा। रसिया के हाथों जब टर्की की पराजय हुई और सैन स्टीफेनो के संधि में यूरोप में जो टर्की एम्पायर के राज्य थे उसको समाप्त कर दिया गया। यानी टर्की एम्पायर ने इतना अधिक प्रसार किया था कि यूरोप के क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले राज्य भी उसके अधीन आ गए थे, जबकि टर्की एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर माना जाता था। खैर उसकी चर्चा अलग है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि टर्की एम्पायर के वे क्षेत्र जो कि यूरोप में थे, ईसाई धर्म वाले क्षेत्र थे, उसको रसिया ने खाली कराया और इस तरह बाल्कन के क्षेत्र में रूस का प्रभाव बढ़ने लगा। रूस के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूरोपियन देशों ने उस पर यह दबाव बनाया कि रूस बर्लिन सम्मेलन में जो डिसीजन लिए गए हैं उसको स्वीकार कर ले। इसी बीच रूसी दूत काबुल आया और उसका यह मंतव्य था कि इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य में हस्तक्षेप का एक प्रकार से वह भय का दिखावा करे, भय दिखाने का प्रयास करे, तथा अफगानिस्तान का अमीर यह नहीं चाहता था कि रूसी दूत इस समय इस तनाव के माहौल में आए। लेकिन रूसी दूत अंततः 22 जुलाई सन 1878 को अफगानिस्तान पहुंचा और जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो रूस ने शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान को, जो कि ताशकंद में रूसी पेंशनर था, अमीर बना देने की बात कही। तो जिस तरह से रूस ने शेर अली को धमकी दी कि अगर तुम हमारे दूत को रोके तो तुम्हारे भतीजे अब्दुल रहमान जो कि हमारे कब्जे में है उसको हम अफगानिस्तान का अमीर प्रोजेक्ट कर देंगे। इसलिए अफगानिस्तान के अमीर ने कोई प्रबल विरोध रूस के दूत का नहीं किया। दूसरी ओर लिटन, जो कि अफगानी मामले में पूरी रुचि रखे हुए था, नजर रखे हुए था, उसने 1878 में अपना दूत नेविल चैम्बरलेन के रूप में भेजा। जब लिटन का दूत अफगानिस्तान की ओर बढ़ने लगा तब अफगानियों ने इसको रास्ते में रोक दिया। दूसरी ओर इस तनाव के माहौल में रूस ने अपने दूत को भी वापस बुला लिया। अब यहाँ पर लिटन के सामने दो विकल्प थे। एक विकल्प तो यह था कि वह इंतजार करे, मामले की गंभीरता को समझे तथा शेर अली के साथ मित्रता के लिए बातचीत करे, या अपने अपमान या उपेक्षा के प्रति उत्तर में वह अफगानिस्तान पर आक्रमण करे। लिटन ने इन दो विकल्पों में आक्रमण का रास्ता चुना क्योंकि वह अब पूरी तरह से अपने आप को अफगानी मामलों में इन्वॉल्व करना चाहता था। उसने शेर अली को एक अल्टीमेटम दिया और कहा कि जिस तरह का दुस्साहस उसने किया है उसके लिए उसे क्षमा मांगना चाहिए, और यह भी कहा कि वह अफगानिस्तान में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करे। जब चेतावनी की अवधि समाप्त हो गई 20 नवंबर को, तो उसने युद्ध आरंभ करने की घोषणा कर दी। यह कहा जाता है, ऐसे दस्तावेज में ऐसी जानकारी मिलती है कि तकरीबन 30 से 40 हजार सैनिक अफगानिस्तान की ओर रुक के सीमा पर वो पहले से ही तैनात थे, और शुरू में अफगानियों ने इसका प्रतिरोध किया, पर जिस आक्रामकता के साथ ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, अफगानियों का प्रतिरोध शीघ्र ही समाप्त हो गया और इस आक्रमण के भय से अफगानिस्तान का अमीर शेर अली रूसी तुर्किस्तान की ओर भाग गया, जहां जाकर 21 फरवरी 1879 में वह मर गया। इस तरह
उसके पुत्र ने, जिसका नाम था याकूब खान, उसने 26 मई सन 1879 में एक संधि अंग्रेजों के साथ कर ली, जिसे इतिहास में हम गंडमक की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि की शर्तों का जब हम विश्लेषण करते हैं तब यह बात देखने में आती है कि याकूब खान, जो कि शेर अली का पुत्र था, उसने नियमित अंग्रेजी रेजिडेंट को अफगानिस्तान में स्वीकार कर लिया, अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन कर दी और कुछ क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का विरोध था या डिस्प्यूटेड क्षेत्र थे, वे उसने अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजों ने उसको रक्षा का आश्वासन दिया, 6 लाख रुपया वार्षिक उसे देना भी स्वीकार किया और अंग्रेजों ने यह दावा किया, यानी लिटन ने यह दावा किया कि जिस भारत के वैज्ञानिक सीमा की बात हम करते चले आ रहे हैं उसको हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन लिटन की यह विजय स्थायी साबित नहीं हुई और पुनः, जैसा कि अफगानियों के मामले में यह धारणा रही थी कि वे दास्ता को स्वीकार नहीं कर सकते और उसका विरोध करते हैं, जैसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में हमने जाना था, ठीक वैसा ही 3 सितंबर 1879 को उन्होंने अंग्रेज रेजिडेंट को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण किया। याकूब ने, जो कि याकूब खान शेर अली का पुत्र था, उसने इस आक्रमण के प्रत्युत्तर में अपने पद को त्याग दिया और खुद भागकर वह अंग्रेजों की शरण में आ गया और उसने यह कहा कि अफगानों पर राज्य करने से कहीं अधिक अच्छा है कि अंग्रेजों का घसियारा बने रहना। इस स्टेटमेंट से हम इस बात का आकलन कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में शासन करना कितना कठिन उस समय रहा होगा। याकूब खान सन ऑफ शेर अली को अरेस्ट कर लिया गया, भारत में लाकर देहरादून में उसे रखा गया और लॉर्ड लिटन की यह योजना थी कि अब अफगानिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करने की समय आ गया है, उसे टुकड़े टुकड़े में विभाजित करना है। लेकिन इंग्लैंड की राजनीति में इस समय बदलाव आया। अप्रैल 1880 में वहां पर उदारवादी दल की विजय हुई, ग्लैडस्टोन की विजय हुई और इस वजह से लिटन को भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय के पद से त्याग पत्र देना पड़ा। उसके स्थान पर नए वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन की नियुक्ति हुई। लॉर्ड रिपन भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, जिसका आदर, मान और सम्मान भारत के लोगों के द्वारा किया गया था, क्योंकि इन्होंने अपने 4 वर्षीय शासनकाल में बहुत कुछ कार्य भारतीयों के हित में किया था। अफगानिस्तान में अब्दुल रहमान, जो कि शेर अली का भतीजा था, उसे अमीर बना दिया गया और लिटन की जो अफगानिस्तान को खंडित बनाने की योजना थी उसका परित्याग रिपन ने कर दिया तथा अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत और रूस के बीच एक बफर स्टेट के रूप में इसने स्वीकार कर लिया। इस तरह सेकेंड एंग्लो अफगान वार का